नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीएस सेक्शन फॉर यूपी ट्रिपल एससी एंड एसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी के एग्ज़ाम से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे से लेकर के और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन से आप अक्सर प्रश्न देखते होंगे, काफ़ी बनते हैं और बहुत ज़्यादा ही मात्रा में प्रश्न बन जाते हैं। कई बार 2-3 रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं और इसका यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट छोटी छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विटामिन पढ़ने से पहले उसके कुछ टॉपिक को हम पढ़ेंगे और समझेंगे विटामिन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विटामिन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर विटामिन का नामकरण देखा जाए तो विटामिन का नामकरण फुंक ने 1911 में किया। यानी कि 1911 में किसने, फुंक ने विटामिन का नाम दिया और या फिर खोज की। यानी कि विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, फुंक था। यहाँ से ये प्रश्न पहले ही बन जाएगा सबसे पहला कि विटामिन की खोज किसने की। दूसरी चीज़ आइए देखते हैं, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। यानी कि विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। जैसे कि अगर हम H2O जल की बात करें तो क्या है कि ये जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो यानी कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो क्या होता है हाइड्रोजन और कार्बन से जैसे अन्य तत्वों से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार विटामिन भी एक कार्बनिक यौगिक तत्व है जो इन तत्वों से मिलकर के बना होता है। जैसे मीथेन की बात कर ले, ठीक है, अमीनो अम्ल की बात कर ले, ये सब क्या है, ये सब कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। तो और देखिए उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए, ये सब क्या है कार्बनिक यौगिक। यानी कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के विटामिन का निर्माण होता है। दूसरी तरफ आइए देखते हैं आगे विटामिन का कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या करता है विटामिन, आइए इसको समझते हैं। तो विटामिन जो है शरीर में मुख्य कार्य इसका क्या है, शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित रखना और जिससे कि शरीर का सुचारू रूप से विकास हो सके। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि ये शरीर को क्या करता है, ये स्वस्थ रखने का कार्य करता है और दूसरा रोग रहित रखने का कार्य करता है और बॉडी का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद आइए देखा जाए विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, वसा में घुलनशील और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील की बात की जाए तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस डब्बे में पैक है ए, डी, ई और के। यहाँ से एक प्रश्न यही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको इसके नाम याद रखने होंगे कि विटामिन कौन कौन से घुलनशील हैं, तो ए, डी, ई, के। उसके बाद आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, जल में घुलनशील की बात करें तो जल में घुलनशील बी और सी हैं। बी और सी हैं, ये दोनों क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। और तीसरी चीज़ अगर देखें तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट आप जानते हैं कैंसर थेरेपी जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो यानी कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशंस में। अब आइए ये देखिए आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है और इसमें इसके स्रोत, कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोगों को हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए में रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। उसके बाद अगर विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का नाम देखें तो टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम देखें तो यानी कि नेप्थोक्विनोन है। यानी कि आपको ये 4 याद रखने क्योंकि यही क्या है, ये वसा में घुलनशील है। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन आपके सामने यही 4 जो हैं ये वसा में घुलनशील है। उसके बाद इनके आपको रासायनिक नाम याद रखने हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इनके सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस क्या है, विटामिन ए का सबसे पहला सोर्स क्या होता है, जैसे अंडा, दूध, घी, मक्खन, ये सारे क्या हैं विटामिन के सोर्सेस हैं। और मछली का तेल, गाजर, यकृत, इन सब हरी सब्जियाँ, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके कार्य क्या करता है ये, तो कार्य करने का कार्य क्या करता है, नेत्र की शलाकाओं में
रेडाप्सिन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न यही पूछेगा, नेत्र की शलाकाओं से में रेडाप्सिन का संश्लेषण का कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं? तो इसकी कमी से सबसे इंपॉर्टेंट रोग जो पूछा जाता है रतौंधी, यही पूछा जाता है रतौंधी किस कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है। उसके बाद जीरोफ्लेथीमिया भी किससे होता है? जीरोफ्लेथीमिया भी इसी की कमी से होता है। और हमारे शरीर में भार में कमी और वृद्धि भी किसके कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होती है। उसके बाद आइए विटामिन डी को देखें। तो विटामिन डी का आपको पहले रासायनिक नाम बता चुका हूँ, कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? इसके सोर्स हैं दूध, मक्खन, तेल, मांस, मछली और सूर्य का प्रकाश। आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इन्हीं से मिलकर के हम ये जब हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तब हमारे अंदर विटामिन डी का संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो आइए आगे देखते हैं इसके कार्य क्या है। तो कार्य क्या करता है? ये हड्डियों तथा दांतों के वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने में और दांतों को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेटर्स बनता है, यानी रिकेटर्स हो जाता है। उसके बाद आइए विटामिन ई की बात करें। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, यानी कि टोकोफेरॉल कहते हैं। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? जैसे इसके सोर्स हैं अंडा, गेहूं, हरी पत्तियां, सोयाबीन, मांस आदि, इसके ये सोर्सेस हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है। इसके कार्य को देख लेते हैं। तो ये जैसे पेशियों की क्रियाशीलता, आपको मालूम है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे ही हमारे पेशियों में दर्द होना और घुटनों में दर्द होना, ये सब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये इनके प्रयोग से हमारे क्या होती है, पेशियों में क्रियाशीलता आने लगती है और धीरे धीरे हमारे पेशियां काम करने लगती हैं। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जननिक रूपीथिलियम में वृद्धि, यानी कि याद रखिएगा एपिथीलियम यानी कि जननिक, यानी कि ये जनन जितने भी प्रकार के जनन रोग होते हैं, चाहे वो स्त्री से रिलेटेड हो चाहे वो पुरुष से रिलेटेड हो, वो क्या करता है कि यहाँ में इसकी कमी से, यानी इसके सोर्सेस को लेने से उसमें वृद्धि होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? जैसे कि जनन क्षमता में कमी हो जाए, नपुंसकता जिसे बोलते हैं, या तो फिर किस विटामिन की कमी से होता है? तो बाज रोग किस विटामिन ई के कमी के कारण से होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ये प्रश्न पूछता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बाजपन किस रोग के कारण, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। आइए आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है अभी देखा आपने, नेप्थोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? तो इसके सोर्सेस हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी और सोयाबीन है। ये याद रखिएगा, इसके सोर्सेस जरूर याद करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता ही है। इसके बाद इसके जो कार्य है, क्या कार्य करता है? ये रुधिर का थक्का जमने में कार्य करता है। तो रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो ये याद रखिएगा विटामिन के, यानी विटामिन के द्वारा ही रुधिर का थक्का जमता है। उसके बाद ये क्या करता है? यकृत में प्रोथाम्बियन यानी प्रोथाम्बियन के निर्माण में सहायक होता है, यानी यकृत में ये प्रोथाम्बियन के निर्माण में सहायक होता है। और उसके बाद इसकी कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर स्राव, यानी कि याद रखिएगा कि रुधिर स्राव होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है, जिससे हेमरेज नाम का बीमारी हो जाती है। और अगर रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन के कारण ब्लड जो बढ़ेगा, ब्लड यानी कि जो हमारे शरीर में बहता है वो एकदम से अगर कहीं कट गया या फिर किसी कारण से चोट लग जाती है, अगर थक्का नहीं बनेगा तो इससे काफ़ी रक्त स्राव होता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आइए इसके बाद देखते हैं विटामिन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, इसके सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? यहाँ ये प्रश्न बहुत बार पूछता है और बहुत बच्चे इसको गलत कराते हैं। और सबसे अधिक यही प्रश्न पूछता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
आपके ऑप्शन में मौसमी दे देगा, संतरा दे देगा, नींबू दे देगा, या जितने खट्टे पदार्थ होते हैं या जितने फल होते हैं उनको दे देगा, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा स्रोत जो माना गया है वो आंवला को ही माना गया है। ये क्या सहायक क्या करता है, ये क्रेब्स चक्र में सहायक करता है, यानी कि क्रेब्स चक्र के निर्माण में सहायक करता है। तीसरी चीज आइए देखते हैं, तो ये क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग या मसूड़ों में रुधिर और भार में कमी, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा स्कर्वी रोग किस कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आइए आगे अगला देखते हैं विटामिन B1। इसको विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, थायमिन है। यानी कि विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके सोर्सेस जैसे हैं मांस, ईस्ट, अंडा, यकृत, दूध, अनाज के छिलके आदि। यानी कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, मांस, ईस्ट, अंडा, यकृत, दूध, अनाज के छिलके आदि, ये इसके सोर्सेस होते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इसकी ये कार्य क्या करता है, तो ये क्या करता है, सह एंजाइम के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उसके पाचन में कौन काम करता है, ये थायमिन का यानी विटामिन B1 यही कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से होता है बेरी रोग। आइए आगे देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, यानी कि राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके सोर्सेस होते हैं जैसे हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत आदि, ये इसके सोर्सेस होते हैं। और इसकी कमी ये किस किस में सहायक होता है, यानी कार्य क्या करता है, आइए देखते हैं। प्रोटीन उपचायक में FAD के घटक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे प्रोटीन उपचायक में FDA के घटक के रूप में कार्य करने का काम करता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसकी कमी से जैसे कि ओठों का फटना जिसे बोला जाता है किलोसिस, उसके बाद ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ में सूजन, उसके बाद डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का फटना, यानी कि ओठों का फटना, जीभ में सूजन, उसके बाद त्वचा का फटना। तो ये किस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। उसके बाद आइए विटामिन 12 का देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ विटामिन B12 का रासायनिक नाम सबसे पहले देखेंगे, तो रासायनिक नाम साइनोकोबालेटिन है, यानी कि साइनोकोबालेमिन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, इसके सोर्सेस जैसे दूध है, दही है, मांस है, मछलियां हैं, यकृत आदि, इसके ये सारे सोर्सेस होते हैं। ये क्या करता है, ये RBC एवं न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में योगदान देता है। यानी न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो ये किसका निर्माण, विटामिन B12। इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसकी कमी से चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, चर्म रोग। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ आज का नया टॉपिक विटामिन, और जिसको आपने आज पढ़ा इसको मैंने आज बहुत ही बारीकी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, और खासकर रेलवे है, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, और अधिक से अधिक जो इस वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।